गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ रहे थे और हमने इनके टॉपिक अफ्रो एशियन यूनिटी तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ हमारी शांति और उसके बाद हमारे संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, हमारे बीच में विरोधाभास पैदा हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. तो बेटा, हम भारत पाकिस्तान के संबंध तो जानते हैं। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ उस दिन से लेकर ही हमारे संबंध, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, पर वहीं चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत फ्रेंडली थे। 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ और 1949 के चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद चाइना जो कंट्री है वो एग्जिस्टेंस में आया। एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में इसकी पहचान बनी और इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और इंडिया उन अग्रिम देशों में से एक था जिन्होंने चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दी। तो बेटा, 1949 में जिस समय चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, वो समय कोल्ड वॉर पीरियड का था और उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। और इस कोल्ड वॉर पीरियड में जो है कुछ नेशंस कम्युनिस्ट नेशन थे, जैसे कि सोवियत संघ जो है कम्युनिस्ट कंट्री को फेवर कर रहा था, वहीं पर अमेरिका जो है कम्युनिस्ट कंट्री के बिल्कुल अगेंस्ट था। ऐसे समय में जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है, ऐसे समय जब चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ और चाइनीज एक कम्युनिस्ट नेशन के रूप में उभर के सामने आया, ऐसी स्थिति में भी जब इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर होते हुए भी चाइना को मान्यता दी। नेहरू फेल्ड स्ट्रांगली फॉर दिस neighbor that was coming out the shadow of Western domination and helped the new government in international fora. नेहरू जी चाइना को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे और जिस तरह से हम वेस्टर्न जैसे यूरोपियन जो डोमिनेंस से हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी से आज़ाद हुए थे, वैसे ही चाइना भी वेस्टर्न डोमिनेशन के शेडो से उभर के आया था। इसीलिए नेहरू जी का काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहा चाइना को लेकर। और नेहरू चाइना की जो न्यू गवर्नमेंट थी उसको इंटरनेशनल फोरा पे रिकॉग्निशन देने में भारत का और नेहरू जी का भी अहम रोल रहा। Some of his colleagues like Vallabh Bhai Patel were worried about a possible Chinese aggressions in future. वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल चाइना को लेकर शंकित रहते थे और वो बार बार कहते थे कि चाइना पे हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, मे भी हो सकता है फ्यूचर में चाइना जो है अतिक्रमण करे, आक्रमण कर सकता है। बट नेहरू थॉट इट वाज exceedingly unlikely that India will face an attack from China. For a long time, the Chinese border was guarded by paramilitary force, not the army. वहीं जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि चाइना पर इतना भरोसा ठीक नहीं, चाइना कभी भी फ्यूचर में अटैक कर सकता है, वहीं नेहरू जी बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं थी और उन्हें लगता था कि चाइना जो है भारत के बॉर्डर पे कभी अटैक नहीं करेगा। उनके इसी भरोसे की वजह से भारत और चीन की जो बॉर्डर लाइन थी वहाँ पर आर्मी अपॉइंट नहीं कर रखा था, पैरामिलिट्री फोर्स अपॉइंट कर रखे थे। द जॉइंट enunciations upon shield the 5 principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in direction of stronger relationships between two countries.
भारत और चीन के बीच 31 अप्रैल 1954 में पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये 5 बिंदु ऐसे थे जिन पे भारत और चीन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज प्रीमियर चाउ इन लाई के बीच समझौता हुआ। और इन 5 प्रिंसिपल्स जो थे वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए थे, और इनमें से एक ये भी था कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर पे कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। India and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. भारत और चीन के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रीमियर्स एक दूसरे के देशों में भ्रमण करते थे और एक दूसरे के देशों में बड़े ही गर्मजोशी से इनका स्वागत होता था। The Chinese invasions in 1962. पर ऐसा क्या हुआ कि 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया? इसका एक कारण था तिब्बत। पहले हम तिब्बत को ही पढ़ लेते हैं। इस मैप को देखिए, इंडो चाइनीज बॉर्डर। यहाँ पर आपको रेड कलर से जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये भारत और चीन की सीमा रेखा है, और यहाँ पर भी और इधर भी ये रेड बॉर्डर लाइन जो नजर आ रही है वो भारत चीन की सीमा रेखा है। इस लाइन को मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों के समय में ही ये लाइन निर्धारित कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ये लाइन निर्धारित कर दी गई थी। और ये तिब्बत है जो एक स्वायत्त प्रांत था उस समय का। चाइना ने 1949 में चाइना जब अस्तित्व में आया, उसके बाद 1950 से ही चाइना ने धीरे धीरे करके अपने देश के नागरिकों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया। इस एरिया में, तिब्बत में बहुत सारे जो है चाइनीज नागरिक बस गए, और जो चाइनीज नागरिक वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपने लैंग्वेज जो यहाँ लेके आए थे, उससे तिब्बतीज लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आर्मी भी आई, और वो आर्मी भी यहाँ पे रहने लग गई, और धीरे धीरे वो आर्मी तिब्बतीज लोगों पर अत्याचार करने लग गई। और एक ऐसा भी समय आ गया कि तिब्बतीज लोगों को अपने जान बचाना मुश्किल हो गया, और वो शरण के लिए भारत से उन्होंने शरण मांगी, और भारत सरकार ने उन्हें शरण देने की राजी हो गई, और तिब्बतीज लोग तिब्बत से अपनी जान बचाते हुए भारतीय सीमा के अंदर आ गए। चाइना को ये लगा कि भारत ने पंचशील के जो सिद्धांत थे कि एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन किया है। उसके अलावा चाइना का मानना है कि अंग्रेजों के समय जो मैक-मोहन लाइन बनी है, उसमें से अक्साई प्रांत को वे अपना दावा मानता, वो इस लाइन को नहीं मानता है, इस लाइन को बॉर्डर नहीं मान रहा, और अक्साई चीन एरिया पर अपना अधिकार जताता। उसी तरह से ये जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, द चाइनीज इन्वेजन इन 1962, two developments strained this relationship. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. Initially, the government of India did not oppose this openly, but as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought and obtained political asylum in India in 1959. China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within the India. इंडिया और चाइना का जो रिलेशन खराब हुआ, वो धीरे धीरे करके खराब हुआ। 1950 में चाइना ने अपना तिब्बत पे कब्जा जताना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे चाइनीज कल्चर को, तिब्बतियन कल्चर को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इंडिया ने कोई इस पर अपोज नहीं किया, चाइना जो भी कर रहा था उसका कोई अपोज नहीं किया। पर जैसे जैसे खबर आने लगी कि तिब्बतियंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, उनको साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बहुत अनईजी लगने लगा,
और ऐसे में तिब्बतियन जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने भारत में पॉलिटिकल असाइलम मांगा, यानी राजनीतिक शरण मांगी 1959 में, और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दिया। यहाँ चाइना को लगा कि इंडिया ने तिब्बतियन लोगों को अपनी कंट्री से चाइना अगेंस्ट एक्टिविटी करने के लिए स्पेस दे दिया है। A little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. The main dispute was about the western and the eastern end of the long border. China claimed two areas within the Indian territory: Aksai Chin area in Ladakh region of Jammu and Kashmir, and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, Northeastern Frontier Agency. Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there. Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. Several small borders skirmishes between the armies of two countries took place. अब यहाँ पर जो बॉर्डर था, भारत और चीन के बीच का बॉर्डर था, चीन उस बॉर्डर को मानने को तैयार नहीं था। भारत का कहना था कि कॉलोनियल टाइम में ही चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर जो है, बॉर्डर का मैटर सुलझा लिया गया था, पर चाइना का कहना था कि अक्साई चीन का इलाका उसका है, और जो कि लद्दाख का इलाका अक्साई चीन का कुछ इलाका वो अपना मानता है। उसी तरह से नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसका भी कुछ एरिया पर वो अपना दावा ठोकने लगा। और इन जो लैंड डिस्प्यूट था, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसे सुलझाने की काफ़ी कोशिश की गई। दोनों कंट्रीज के लीडर, पॉलिटिकल लीडर काफ़ी बार मिले इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, पर ये डिस्प्यूट नहीं सुलझा पाए। Do you remember the Cuban Missile Crisis in Chapter 1 of the Contemporary World Politics? While the entire world attention was on this crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions. The first attacks lasted 1 week and Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. The second wave of attack came next month, while the Indian force could block the Chinese advances on the western front in Ladakh. In the east, the China managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began. हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा था। 1962 का जो पीरियड था, वो यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था और इस समय पूरा वर्ल्ड कोल्ड वॉर का बहुत हाई टेंशन पीरियड से गुजर रही थी और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना देखी जा रही थी। ऐसे समय में अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहला आक्रमण इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से किया और एक महीने बाद दूसरा आक्रमण इन्होंने लद्दाख के रीजन पे किया। और अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो आक्रमण हुआ था, यहाँ पे चाइना को बहुत बढ़त मिली और चाइनीज जो फोर्सेस है असम के प्लेन इलाकों तक आ पहुंचे थे, क्योंकि उस समय हम वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स ही अपॉइंट थे बस, और हम जो है इस इन्वेजन को हम रोक नहीं पाए। और ऐसे में जो है यूएसएसआर के दखल देने के बाद चाइना के ट्रुप्स वापस गई और सीज फायर किया गया और चाइना के ट्रुप जहाँ से आई थी इस युद्ध से पहले, जहाँ पर चाइना की ट्रुप थी, वो वहीं पर वापस चली गई। द चाइना वॉर dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and British for the military assistance to tide over the crisis. The Soviet Union remained neutral during the conflicts. It induced a sense of national humiliations and at the same time strengthening a spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru's close associates and then Defense Minister V. Krishnan Menon had to leave the cabinet. Nehru's own stature suffered and he was severely criticized for his
for his assessment of Chinese intention and the lack of military preparedness. For the first time, a no confidence motion against his government was moved and debated in Lok Sabha. Soon thereafter, the Congress lost some key by election to Lok Sabha. The political mood of country had begun to change. तो चाइना के आक्रमण के बाद क्योंकि हम इस आक्रमण को रोक नहीं पाए, तो एक तरह से कहें कि इस युद्ध में हमारी हार ही हुई। यहाँ पर इस युद्ध के बाद हमारी अटेंशन बदली, हमारी सोच बदली। हमने अमेरिका और ब्रिटिश से सैनिक सहायता मांगी क्राइसिस क्राइम में। सोवियत यूनियन उस समय न्यूट्रल रहा क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था, वो उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था। और इंडिया के साथ सोवियत संघ के फ्रेंडली रिलेशन थे, तो इंडिया की तरफ से भी नहीं बोल पाया, तो चाइना न्यूट्रली रहा इस समय क्योंकि हमारी हार हुई, तो देश और विदेश में हमारी छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई। बहुत ज़्यादा हमें बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। हमारे बड़े बड़े जो आर्मी लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उन्होंने या तो रिटायर हो गए या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और उस समय के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन किया, कैबिनेट छोड़ दिया, कैबिनेट से रिजाइन किया। उसके अलावा नेहरू की पॉलिसी को लेकर बहुत क्रिटिसाइज हुआ। पहली बार नेहरू सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया और पूरे भारत में नेहरू जी के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ अदूरदर्शिता बरतने का आरोप लगा और देश में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और हमारे नेताओं, नेहरू और बाकी नेताओं पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चाइना पर हद से ज़्यादा इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो बेटा आज यहीं तक पढ़ते हैं, यहाँ के बाद कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।